नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है, न्यायपालिका, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश का शासन है, वो संविधान के अनुसार चलता है और उसके लिए हमारे यहाँ पे सरकार होती है। और सरकार के 3 प्रमुख भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम लोग जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है आज पूरा रिवीजन करेंगे। तो 10 से 15 मिनट के अंदर शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि जब आप बाद में ये शॉर्ट नोट्स पढ़ें तो आपको ईज़िली सबका सब जो है याद हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, फैक्ट हैं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हमने वही इंक्लूड किए हैं। पूरा डिटेल डीप में अगर इसे आपको पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका। संविधान के अंदर हर चीज़ का जो है आपको रेफरेंस दे रखा है कि इस अनुच्छेद के अंदर, इस भाग के अंदर ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय न्यायपालिका जो है, उसके बारे में संविधान के अंदर भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से 147 तक दे रखा है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 124 से लगा करके अनुच्छेद 147 तक जो है संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। और भाग 5 के अंदर ये भी सवाल बन सकता है सीधा कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में संविधान के किस भाग के अंदर दिया गया है, और ऑप्शन दे सकते हैं। छोटे-छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भाग 5 के अंदर। याद रहेगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारतीय न्यायपालिका को आगे डिवाइड करते हैं कि किन-किन रूपों में ये हमारे देश के अंदर कार्य करती है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अपना सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में जो कि संघीय न्यायालय है, जो कि हमारे पूरे देश के अंदर केंद्रीय रूप से कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में हम आते हैं उच्च न्यायालय के ऊपर, जो कि हर राज्य के अंदर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में भारत देश के अंदर हर राज्य के अंदर उच्च न्यायालय कार्यरत होता है, ठीक है? और उसके बाद में उच्च न्यायालय जो है, उसके अधीन में जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन हर राज्य के अंदर जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के अंदर, तो इसको और अच्छे से जानेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ ज़रूरी पॉइंट जो आपको याद रखने हैं फैक्ट। पहली बात तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, वो कहाँ से किया गया है? हम सभी जानते हैं कि हमने संविधान के अलग-अलग भागों के बारे में पढ़ा है, और जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, तो अलग-अलग देश के संविधान से कुछ तत्व दिए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, स्वतंत्रता से पूर्व, उसी से सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और जब आज़ाद हो गए और पुनर्गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, सभी चीज़ों का जो है नया गठन हुआ या पुनर्गठन हुआ, तब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपको स्टेटमेंट वाइज में, या फिर आपको पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है, या कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन सी चीज़ है। कैसे भी रिवर्स करके दोनों ही तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक ये फैक्ट है, इसको आप देख लीजिए। जो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम क्या है? तो डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़, ये हमारे अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या हम इन्हें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ये भी बोल सकते हैं। तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो है भारतीय न्यायपालिका जो गठन है, और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उनकी योग्यता है, उनकी शपथ है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले गठन की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब सर्वोच्च न्यायालय बना था, तो उसके अंदर ये प्रावधान था कि एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। सीजे, चीफ जस्टिस, इसे याद रखिए, शॉर्ट में लिखा है मैंने। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद में 2008-9 के अंदर जो है इसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई, और क्या कर दिया गया? एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, मतलब इस वक्त तो होते थे टोटल 8, और 2008-9 के अंदर प्रावधान किया गया और इनकी संख्या कितनी हो गई? 31, जिसके अंदर 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनर आपको इस चीज में कंफ्यूज कर देता है, टोटल नंबर में और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के नंबर्स के अंदर। चलिए, अब इसके बाद में वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल कितने हो गए? 34। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो 34 न्यायाधीश, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी नियुक्ति के बारे में जानते हैं। नियुक्ति कैसे होती है? तो जो हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इस संबंध में जो राष्ट्रपति हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे, या जो अदर स्टेट के जो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकता है। उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, वो उनसे विचार विमर्श कर सकता है और फिर अपनी इच्छा अनुसार जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। पर परंपरा क्या चलती आ रही है कि जो सबसे वरिष्ठ होता है, उसी को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है।
उसके बाद में आती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अभी वर्तमान में जो है वो कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है, ठीक है? कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कॉलेजियम के अंदर एक तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो 4 और सीनियर न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनसे मिलके इन 5 लोगों से मिलके कॉलेजियम बनता है और ये कॉलेजियम जो है न्यायाधीशों की जो नामों की सूची है वो राष्ट्रपति को सुझाता है और राष्ट्रपति को उन्हीं में से न्यायाधीश नियुक्त करने होते हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होता है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप सही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, जहाँ पर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा साथी कौन होता है? वो होती है देश की न्यायपालिका। अगर उसके अंदर भी विधायिका और कार्यपालिका, संसद इत्यादि का हस्तक्षेप होने लगे, तो फिर जो है न्याय जो है उचित रूप से नहीं हो पाएगा, तो इस हिसाब से कॉलेजियम व्यवस्था उचित है। तो कॉलेजियम के अंदर आपके सवाल बनता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन-सी व्यवस्था के तहत होती है? तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। और कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर कौन-कौन होते हैं? एक होता है देश का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 होते हैं अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। इनसे मिलके कॉलेजियम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योग्यता जान लेते हैं। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हों, उनकी योग्यताएँ लगभग समान ही रहती हैं। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वप्रथम एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट के अंदर या 2 या 2 से ज़्यादा अन्य कोर्ट के अंदर 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 5 वर्ष का उसको न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का एक्सपीरियंस हो या फिर हाई कोर्ट किसी उच्च न्यायालय के अंदर या 2 या 2 से अधिक कोर्ट के अंदर उसको 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का जो है एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है, तो वो जो है देश का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन सकता है। थोड़ा-सा आपको ब्लर दिख रहा होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है? पर मैं साथ में बोल रहा हूँ तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर शपथ। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को जो है शपथ कौन दिलवाता है? तो या तो राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलवाता है या उसके द्वारा नामित अधिकृत कोई व्यक्ति भी उन्हें शपथ दिला सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है इनका? तो ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब इनके त्याग पत्र या पद मुक्ति का क्या प्रोसेस रहता है? तो सर्वप्रथम अगर कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहे, अपना त्याग पत्र देना चाहे, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि उसके ऊपर अगर संविधान के उल्लंघन का या दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार का आरोप उसके ऊपर अगर सिद्ध हो जाता है ना, तो इस केस के अंदर संसद द्वारा उसके ऊपर महाअभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। महाअभियोग के बारे में आप सभी जानते हैं, जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगर लगता है कि वो जो है संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, तो इसका प्रोसेस होता है, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से सम्मिलित रूप से है ना, दोनों से सम्मिलित रूप से प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद में महाअभियोग लगता है और फिर राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटाता है। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है कि लोकसभा के अंदर तो 100 सदस्य, लोकसभा के अंदर 100 सदस्य और राज्यसभा के अंदर 50 सदस्य। ये लोग क्या करते हैं, निष्कासन प्रस्ताव देते हैं। किसे देते हैं? या तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं या फिर जो राज्यसभा का सभापति होता है, उसे देते हैं। अब ये लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। अगर वो स्वीकार नहीं करता है, तो वो प्रक्रिया वहीं पे समाप्त हो जाती है और अगर अध्यक्ष या सभापति उस निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उन्हें एक जाँच समिति का गठन करना होता है। क्या करना होता है? एक जाँच समिति का गठन करना होता है। जाँच समिति के अंदर कौन होता है? एक तो होता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या हो सकता है कोई अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है। एक होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक कोई भी जो कि विधिवेता हो, ज्ञाता हो, विधि का हो। इन 3 जनों से मिलकर के एक जाँच समिति का गठन किया जाता है। ये जाँच समिति उस न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसकी जाँच-पड़ताल करते हैं और अगर आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है कि हाँ, उसने संविधान का उल्लंघन किया है या कोई उसका दुर्व्यवहार हुआ है, तो फिर उस प्रस्ताव को जो है विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। मतलब कि दोनों सदनों के जो कुल सदस्य हैं, ठीक है? उनका बहुमत और उसके बाद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। इस तरह से जब वो बहुमत प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को जो है उस न्यायाधीश को अपने पद से हटाना होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 125 की। 125 के अंदर उसकी वेतन भत्ते दे रखे हैं, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दे रखे हैं और उनके पद की उन्मुक्तियाँ दे रखी हैं। पद उन्मुक्ति का मतलब ये होता है कि अपने पद पर रहते हुए अगर वो कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके ऊपर किसी प्रकार की उँगली नहीं उठाई जाएगी। बात करते हैं उनकी सैलरी की, तो जो चीफ जस्टिस हैं उसको 2.8 लाख रुपए पर मंथ प्रति माह मिलते हैं और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख प्रति माह सैलरी दी जाती है। चलिए, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद याद रख लीजिएगा कि वेतन भत्तों के बारे में किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 125 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 126 की तरफ। इसके अंदर किसका प्रावधान किया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब जब न्यायाधीश अपने पद पर ना हो या वो अपने पद पर रहते हुए कार्य करने में अक्षम हो, वो बीमार हो गया हो, कहीं विदेश गया हो, उसका ऑपरेशन हो, ठीक है ना? या वो छुट्टी पर हो,
इस कंडीशन के अंदर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। ठीक है, अनुच्छेद 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 के अंदर क्या दे रखा है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश मतलब कि एक्स्ट्रा न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये फील करता है कि कोरम की पूर्ति नहीं हो रही है, तो कोरम की पूर्ति के लिए वो हाई कोर्ट से, जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, वहां से न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर करता है। अब कंडीशन क्या है कि वह जो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उनकी योग्यता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की उनकी योग्यता होनी चाहिए। ऐसे न्यायाधीशों को उन न्यायाधीशों की पूर्व अनुमति से और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करता है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 127 में बताया गया है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर देश का मुख्य न्यायाधीश ये फील करता है कि जो कानून संबंधी मामले हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में है, कार्यभार अधिक है और उनका संचालन करने के लिए उसे जो है अनुभवी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पूर्व अनुमति से और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 128 के तहत जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से ये आग्रह करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक निश्चित समय के लिए कार्यभार को संभालिए, इस कार्य में हमारी सहायता कीजिए। तो जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस कार्य के लिए आता है, तो उसको वो सारी शक्तियाँ, वो सारे वेतन भत्ते, सारी सेवाएँ प्राप्त होती हैं, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलती है। पर इसके अंदर एक कंडीशन है, इस सिचुएशन में भी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उसको सुविधाएँ सारी मिलेगी, जिसके बदले उसे काम करना है, पर उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछा जाए अभिलेख न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 129 के अंदर है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? जो भी नियम, जो भी कानून, ठीक है, जो भी साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी वाद के ऊपर फैसला दिया है, ठीक है? तो वो बाद में एक सार्वभौमिक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे देश के अंदर वो जहाँ भी न्यायिक कार्य होते हैं, वहाँ पर एक साक्ष्य के रूप में यूज़ आएगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ले लिया कि ये कानून इस तरह से कार्य करेगा, ये नियम इस तरह से लागू होगा, तो उसके ऊपर किसी भी निचली अन्य न्यायिक संस्था में उसके ऊपर उँगली नहीं उठाई जा सकती, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता, उसको सार्वभौमिक रूप से माना जाएगा। जो भी वहाँ पर कानून, जो भी वहाँ पे नियम बन गए हैं, जो भी वहाँ पे फैसले ले लिए गए हैं, उनको फिर सबूतों के रूप में दूसरी जगह पे यूज़ किया जाएगा, अभिलेखों के रूप में यूज़ किया जाएगा। यही अभिलेख न्यायालय की शक्ति है, न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय की। और साथ ही साथ इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होती है कि इन केस अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है, तो कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो सामने वाले व्यक्ति को दंडित कर सके। ये प्रावधान किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 129 के अंदर है। इसके अंदर सिंपल एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, कोर्ट की अवमानना करते हैं, उसके नियमों को नहीं मानते हैं, उसके विरुद्ध कोई सामग्री सोशल मीडिया पर या पत्र-पत्रिकाओं में आप प्रिंट करते हैं, तो आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगेगा। उस केस में आपको 6 साल की सज़ा या 2000 तक का जो है जुर्माना, या दोनों ही भरने पड़ सकते हैं, दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 130 की। ये सिंपल है, कुछ नहीं, इसके अंदर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आसन है ना? वो दिल्ली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है? कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर होगा? दिल्ली के अंदर होगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति को सूचित कर ले, उनकी पूर्व अनुमति ले ले और उसके बाद में वो जो है उसका आसन बदल सकता है, वो कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट को ले जा सकता है। पर ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 131। इसके अंदर जो है इसकी शक्तियाँ आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की कि वो क्या-क्या कर सकता है। अब आइए यहाँ पर, अनुच्छेद 131 के अंदर उसके मूल क्षेत्राधिकार आते हैं, या हम बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार। इसको 2 पार्ट में बाँट सकते हैं, एक तो होता है एकमेव, एक होता है एकमेव और एक होता है समवर्ती। एकमेव के अंदर जो केंद्र के अंदर कार्य करता है, मान लीजिए कि केंद्र और किसी राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई वाद छिड़ गया है, केंद्र के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर और राज्य के अंदर अगर इस तरह का कोई वाद छिड़ गया है, एक या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं और एक राज्य भी हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर उस वाद को सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। या एक राज्य वर्सेस दूसरा राज्य, या एक राज्य वर्सेस एक से अधिक दूसरे राज्यों के अंदर भी कोई अगर वाद विवाद हो गया है, तो उसको भी हैंडल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र वर्सेस राज्य और राज्य वर्सेस राज्य, दोनों ही कंडीशन में। समवर्ती के अंदर क्या आता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हम सभी जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, हम अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी पाएँ, हम अपने ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनके बिना हम अपना विकास नहीं सोच सकते, वो सब मौलिक अधिकार होते हैं, वो अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो उन सभी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा, है ना? या किसी भी न्यायिक संस्था के द्वारा, किसी भी प्रशासनिक संस्था के द्वारा, अगर व्यक्तियों के या किसी संस्था के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो उसके लिए जो है अधिकार किसके पास में है उस चीज़ के लिए? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ये अधिकार ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है, बल्कि
हाई कोर्ट के पास में भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं, आप ये सभी जानते हैं। चलिए, तो इसको मेन बस ये ध्यान रखिए कि प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंदर 2 हैं, एकमेव और समवर्ती। एकमेव के अंदर केंद्र वर्सेस राज्य, राज्य वर्सेस राज्य, और समवर्ती अधिकार सॉरी, मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन हो जाता है, तब। उस संबंध में जो सर्वोच्च निर्णय लेता है, वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। वो मामले की जाँच-पड़ताल, उस मामले को हैंडल करने की शक्ति किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। मैं थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को अच्छे से इसकी नॉलेज होगी, पर साथ ही वीडियो कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके बेसिक भी क्लियर नहीं होते हैं, तो थोड़ा अच्छे से डीप से एक्सप्लेन करके समझाना पड़ता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब अनुच्छेद 132 की तरफ। अनुच्छेद 132 की तरफ। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं। मतलब किस-किस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है, ठीक है? तो सबसे पहला संवैधानिक। ऐसा कोई भी मामला ऐसा कोई भी मामला जिसके अंदर संविधान के तत्वों का उल्लंघन हो रहा हो, है ना? सॉरी, संविधान के तत्वों का उल्लंघन हो रहा है, उन सभी मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। उसके अलावा दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब होता है धन, दौलत, पैसे संबंधी अगर कोई वाद-विवाद है, तो उससे संबंधित भी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले इसकी लिमिट ₹20,000 थी। ₹20,000 उससे अधिक का अगर मामला होता था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते थे। पर 1972 के अंदर 1972 के अंदर जब 30वां संविधान संशोधन हुआ, जब 30वां संविधान संशोधन हुआ, उस वक़्त इस 20,000 की लिमिट को जो है हटा दिया गया। अब लिमिट मायने नहीं करती है, दीवानी कोई भी मामला अगर है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। फौजदारी मामला। फौजदारी मामले के अंदर क्या आता है कि अगर किसी व्यक्ति को नीचे की न्यायिक जो संस्थाएँ हैं, उन्होंने मृत्युदंड दे दिया है। मान लीजिए किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है और उच्च न्यायालय जो है उस वाद को, उस मामले को अपने पास लाता है और वो उसकी सजा को बदल करके मृत्युदंड के अंदर, है ना, या आजीवन कारावास के अंदर बदल देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इस चीज़ की अपील कर सकते हैं। इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। तो फौजदारी कोई भी मामला है जो अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर हो रखा है, जिसके अंदर जो फैसला है उसको बदल करके उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, तो उस चीज़ की अपील आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। हम देखते हैं कई बार ऐसे मर्डर वगैरह का कोई केस हो जाता है, मूवीज़ के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हम अब जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे, तो ये वही है। इसके अंदर बस एक चीज़ नहीं आती, जो सैन्य न्यायालय होते हैं, है ना? सैन्य न्यायालय जो होते हैं, उनसे संबंधित मामलों के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते, बाकी अन्य न्यायालयों की आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम विशिष्ट। एक ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे अ, कट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और होगा विशिष्ट। ये जो 4th नंबर है वो विशिष्ट है। विशिष्ट के अंदर कुछ खास नहीं, बस ये जो संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामले हैं, इनके अलावा भी अगर कोई अन्य मामले हैं जो इन तीनों के अंदर कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी अपील करने का जो लास्ट और हाईएस्ट स्टेज है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए अनुच्छेद 135 के अंदर। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 135 सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय की शक्ति देता है। संघीय न्यायालय मतलब ऐसा कोई भी विषय है जो कि सार्वजनिक हित का है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। बस, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु अनुमति। कोई भी जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है ना? जब भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये आम आदमी को या किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आके उस चीज़ की अपील कर सकते हैं। जब भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 136 आपको, बस इसमें और कुछ खास नहीं है। मतलब इसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि आप पहले नीचे वाले न्यायालय में जाएँ या उच्च न्यायालय में जाएँ। कभी भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मामला है जिसमें मूल अधिकारों का हनन हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये अधिकार देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने हेतु अधिकार देता है अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 139 रिट के अधिकार। 5 तरह की रिट है, आप सभी को पता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, परमादेश, प्रतिषेध। तो इन 5 प्रकार के रिटों को जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में है अनुच्छेद 139 के तहत। और इन रिटों को वो कब जारी करता है? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो गया हो, या अ, ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया हो जिसमें उसको पुनर्विलोकन करना हो, उसको फिर से जाँच करनी हो, उसकी न्यायिक समीक्षा करनी हो, तो ये सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में। ये 5 रिट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डिटेल में, अच्छे से आपको वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़ रहता है। तो इन 5 प्रकार की रिट को जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो आपके नीचे की अदालतें हैं, उनसे ये बोल सकता है कि जो दोषी है उसको हमारे सामने सशरीर उपस्थित किया जाए, या आपने कोई फैसला लिया है तो वो किस अधिकार से लिया है, आपके कार्य क्षेत्र से अगर बाहर का कार्य है, तो आपने किस अधिकार से उसके ऊपर कोई भी निर्णय दिया है, या आदेश दे सकता है कि जो भी फैसला है उसको ऊपर तक भेजो। अगर उनको लगता है कि सही कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कोई भी अधिकार अपने पास में मंगा सकते हैं। कोई भी
निर्णय लिया गया है तो उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी प्रकार की शक्तियाँ किसके पास में है? ये सारी प्रकार की शक्तियाँ इस रिट को जारी करने की शक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इसके अलावा इसकी अन्य शक्तियाँ हैं, ये जो है किसी प्रशासनिक क्षेत्र में, किसी प्रशासनिक कार्य की जाँच कर सकता है, किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालय की और उनके कर्मचारियों की ये जाँच कर सकता है। अगर विधायिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया है जो कि सार्वजनिक हित में नहीं है या जो कि संविधान का उल्लंघन करता है, तो उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उनका पुनर्अवलोकन कर सकता है। तो ये सारी शक्तियाँ किसके अंदर आती हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को सलाह देने की। ये डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 143 के अंदर क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना। कोई भी सार्वजनिक हित का ऐसा विषय जो कि विधि से संबंधित है, कानून से संबंधित है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह-मशवरा कर सकता है, परंतु वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। ये है इसके अंदर प्रावधान। अब बात करते हैं अनुच्छेद 145 की। 145 के अंदर जो है न्यायालयों के नियम और कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 146 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी पदाधिकारी हैं और जो सेवक वगैरह होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर ये आपका एक बार के लिए पूरा मैंने शॉर्ट नोट्स के द्वारा बता दिया है। वैसे मैं चाहता तो ये था कि इसको पूरा शॉर्ट में बता दूं, पर फिर मैंने सोचा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा कोई भाई बंधु देख रहा हो जिसे इतनी नॉलेज ना हो, तो उसको भी एक बार के लिए इसकी पूरी कार्यप्रणाली समझ में आ जाए। तो ये भारतीय न्यायपालिका, एक बार ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आई थिंक इस पीडीएफ के थ्रू आप 5 मिनट के अंदर इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर मैं इसका लिंक डाल दूंगा चैनल के अंदर, आप वो ग्रुप या चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक फास्ट रिप्लाई कर लें, सॉरी, एक फास्ट रिवीजन कर लें हम। भाग 5 अनुच्छेद 124 147 के अंदर। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, जो कि उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, फिर जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से किया गया है, उद्घाटन 28 जनवरी 1950 से किया गया है। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें हैं। अनुच्छेद 124 के अंदर इसकी गठन और नियुक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर हमने कॉलेजियम व्यवस्था पढ़ा। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या पड़ी है 34, जिसमें 1 सीजें और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत का नागरिक हाई कोर्ट या उससे अधिक कोर्ट के अंदर या तो वो 5 वर्ष से अधिक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, राष्ट्रपति या उससे द्वारा नामित व्यक्ति उसको शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है या संसद द्वारा जो अ, महाभियोग की जो कार्यवाही होती है उसके द्वारा होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 125 वेतन भत्ते बताता है। अनुच्छेद 126 में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, कोरम पूर्ति हेतु। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। 130 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आसन या स्थान कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, यह बताया गया है। फिर हमने 131 के अंदर यह पढ़ा कि उसके जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसके अंदर एक में वो केंद्र वर्सेज राज्य, राज्य वर्सेज राज्य और समवर्ती के अंदर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी। फिर अनुच्छेद 132 के अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कि 4 प्रकार का है, संविधान से संबंधी, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, और इन तीनों के अतिरिक्त कोई है तो वो विशिष्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर आता है अनुच्छेद 135, उसके अंदर न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय की शक्तियां दे रखी हैं। अनुच्छेद 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने हेतु मामलों में जो कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने की जो अनुमति है वो दी गई है। 139 के अंदर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। 143 में राष्ट्रपति को सलाह देने संबंधी है, जो कि बाध्यकारी नहीं होती राष्ट्रपति के ऊपर। और 145 के अंदर जो है न्यायालय के नियम बताए गए हैं। और लास्ट 146 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो पदाधिकारी और सेवक है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।